Mr. Pramod Chawla. सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। हम दो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। पहले हमने एक नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन चलाई थी 11 साल पहले, जिसमें हमारे पास 14,000 ईमेल आईडीज हैं मेरे पास, और उसके थ्रू बहुत ज़्यादा बन जाते हैं क्योंकि वो फैलते हैं। फिर हमने सोचा नेटवर्किंग से अब कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है, खाली कुछ लोग स्कैटर्ड जो हैं वो एक दूसरे को जान रहे हैं, तो हमने सोचा कुछ फोकस्ड एक्शन किया जाए। तो हमने एक सेंटर फॉर रेनोवेशन एंड रीइन्वेंटिंग इंडिया भी, उसकी भी एक वेबसाइट बनाई। तो अब मैं कुछ इलेक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत कहा, साहब जी ने कुछ और कहा, पर मैं बिल्कुल पे आ जाता हूं और कहता हूं कि हम क्या करते हैं। देखिए, हमारे सौभाग्य था हमारे देश को कि जो हमारे 10th CEC थे, उनका नाम था मिस्टर TN सेशन। उनको हम थे दिसंबर 90 से दिसंबर 96 तक। हम उनको क्यों याद करते हैं? उन्होंने दो काम किए थे। एक तो उन्होंने रीपोल ऑर्डर कर दिया था, और दूसरा उन्होंने सबको बता दिया था कि इलेक्शन कमीशन बाइट भी कर सकता है। अब आज की तारीख में जो समस्या हमारे सामने है, उसमें राइट टू रिजेक्ट एंड राइट टू रिकॉल बहुत जरूरी है। ये क्योंकि हम ये तो इलेक्शन कमीशन के अपनी पॉलिसी में भी है 49O, राइट टू रिजेक्ट। राइट टू रिकॉल, अगर हम लोग 5 साल उस आदमी का जहर में जीते रहेंगे तो हमारे क्रोध बहुत बढ़ जाएगा। तो मिड टर्म अप्रेजल होना चाहिए, और अगर वो इंसान को इज वोटेड आउट, देन ही इज नो लॉन्गर अ पेन टू द सोसाइटी। ये पहला हमारा आप लोगों से निमंत्रण है और कहने की जरूरत है। हमारे जो बैठे हुए हैं निर्वाचन सदन में, जो इलेक्शन कमिश्नर्स, उनसे मेरी बातचीत हमेशा चलती रहती है, हम सबकी बातचीत चलती रहती है, और वो जानते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने उनसे कहा था कि ये जो मैंडेटेड डिस्क्लोजर्स हैं, इनको आप, जैसे इनकम टैक्स के डिस्क्लोजर्स होते हैं जो आप फाइल कर सकते हैं, वैसे आप इसे भी कर दीजिए, क्योंकि लोग तो डिक्लेयर करते नहीं हैं। पर अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो वो अगले कॉलम पे नहीं जा सकता है बिफोर डिक्लेयरिंग द प्रीवियस कॉलम। तो ये बात उनकी कुछ समझ में आई है, थोड़ा बहुत उनसे बातचीत चल रही है। दूसरा, हम देखते हैं कि हमारे देश में जो लोग जाते हैं लड़ाई करने के लिए क्योंकि उन्होंने फौज ज्वाइन कर ली है, उनको वोटिंग राइट्स नहीं है, और हैं भी वो बहुत पुराने हैं, कोई पोस्टल बैलेट सिस्टम। अब तो नई टेक्नोलॉजी के साथ, आप बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के साथ आप वोट कर सकते हैं अपनी जगह पे, और इसका सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो इसे लागू करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी चाहिए, हमारे सिस्टम में हमें ढंग चाहिए जिससे कि हम बाइट कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया आपके सामने बोलने का, और हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम सॉल्यूशंस नहीं निकालेंगे। थैंक यू। प्रमोद, you had mentioned very important point, डिफेंस डील्स की जो आप बात कर रहे हैं। यू नो, आई एम एन IIT इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग, हम मिस्त्री टाइप आदमी है, शॉप फ्लोर आदमी है। ये टाटा ट्रक हो या टैंक हो या बोफर्स गन हो, सब हिंदुस्तान में बन सकता है। क्वेश्चन इज दिस कि प्राइवेट इंडस्ट्री को ये लोग बढ़ावा नहीं देते।
लेकिन ये सब जो बाहर से चीजें आती हैं, दे आर ऑल मेड बाय प्राइवेट इंडस्ट्री, दिस नॉट मेड बाय गवर्नमेंट। तो ये जो हम लोग डबल स्टैंडर्ड जो कर रहे हैं, और ये जॉर्ज फर्नांडिस जब डिफेंस मिनिस्टर थे, वी हैड रेज्ड दिस क्वेश्चन विथ हिम। इसे अच्छा ऐसी बात है कि आई मीन एज इफ यू नो ही डिड नॉट नो, बट ही सेड हाँ ऐसा होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली दे नेवर केम बैक टू पावर, यू नो। सो द क्वेश्चन इज दिस, most of this defense equipment should be made in India and it should be privatized. The cost will come down, the quality. Tata truck तो in 1 year Telco can copy it or Leyland can copy it. उसमें है क्या? कुछ नहीं है. We need to move to the next participant who has desired to make submissions. Professor J.S. Rajput, the former director NCRT and the former chairman National Council of Teachers Education. Thank you. Esteemed Chairperson, Dr. Arya, colleagues and friends, there is no dearth of ideas. विचारों की देश में कोई कमी नहीं, विचारों के विश्लेषण की भी कमी नहीं। कमी अगर है तो उनके क्रियान्वयन की है, इशू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, और वहां पर हम असफल हो जाते हैं। गांधी जी का यहाँ बार बार जिक्र आया और आना चाहिए था। 1922 और 1924 में उनकी दो बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली जो बहुत ही मेरे को प्रभावित करती है, उन्होंने लिखा, अवर पीपल विल नॉट गेट हैप्पीनेस इवन इफ स्वराज कम्स टुमारो। और 4 चीजें उन्होंने बताई जिसकी वजह से हिंदुस्तान को खुशी नहीं मिलेगी। पहला था डिफेक्ट्स ऑफ इलेक्शंस, दूसरा था इनजस्टिस, तीसरा था टिरेनी ऑफ द रिच, और चौथा था बर्डन ऑफ गवर्नेंस। इन वन वे और द अदर ऑल दीज पॉइंट्स हैव इमर्ज टुडे। हमने उनके बारे में कहीं न कहीं बात की है। हम सब जानते हैं कि हमारी बहुत सी समस्याएं इन 4 के आसपास हैं। दूसरा बात तो समाधान की है, इस पर भी उन्होंने कहा। यंग इंडिया में उन्होंने एक बार किसी के कम्युनिकेशन को छापा था, निश्चित रूप से उन्होंने प्रूव किया था। उनका कहना था 7 चीजें हैं जो इस देश को बर्बाद करेंगी, किसी भी देश को चौपट कर सकती हैं। They can destroy, and he said these are 7 deadly sins, and these he mentioned as पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। आज हम उसी के से पीड़ित हो रहे हैं। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स वाज द नंबर 1। Those days in 1922 he says science without humanity. Today if he had written, he would have said science, technology or information and communication technology if it does not have a human face. Third, commerce without morality. हम में से ऐसा कौन है जो इस बात को नहीं पहचानता है और ये नहीं मानता है कि हमें इस क्षेत्र में काम करना है। प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, वन ऑफ द 7 डेडली सिंस दैट वुड डिस्ट्रॉय द नेशन। हम अपने बच्चों को कितने आइटम सॉन्ग रोज परोसते रहते हैं, और बाकी चीजें समय नहीं इसलिए नहीं कहूंगा। रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस एंड सर्विस, दिस वाज अनदर वन। एंड नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, वेल्थ विदाउट वर्क, दीज आर द 7 पॉइंट्स जिसके सॉल्यूशंस हमको ढूंढने हैं। यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वे किसी न किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और अगर हम कुछ तय करें कि हम भी कुछ करेंगे। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, 1962 में पढ़ाना शुरू किया था, और मैं आज भी समझ नहीं पाता हूं कि क्या मैंने अपना काम समझदारी से किया या नहीं किया। अभी इंडिया नीड्स अवेकनर्स, ईच वन ऑफ अस कैन बी एन अवेकनर। हमें अवसर मिला है, हमें पढ़ने लिखने का मौका मिला है, हमें अच्छा घर मिला है, हमने जीवन में अनुभव प्राप्त किया है। उसको सोचते हुए मैं 15-20 लड़कों को पढ़ाता हूं, मेरी पत्नी 20 बच्चों को पढ़ाती है, और जब वो पढ़कर जाते हैं तो मुझे लगता है आई एम अवेकनर। यहां अगर 160 लोग बैठे हैं, इसमें 15 का गुणा कर दीजिए, हमें हर एक ही काम कर सकता है। अपनी तारीफ कर रहा हूं। आई गाइड स्टूडेंट्स जिनको कोई गाइड नहीं करता। जो देश अपने बच्चों को नेग्लेक्ट करता है वो किसी सुधार की उम्मीद नहीं कर सकता। यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म इंडिया इफ यू कंटिन्यू टू नेग्लेक्ट योर चिल्ड्रन, जिसके 44% माल न्यूट्रिशन की श्रेणी में आते हैं, जिसके बड़े बड़े MBA के कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे ग्रेजुएट्स पैदा कर रहे हैं जिनको अपने विषय का ज्ञान नहीं होता, जिन्हें कौशल नहीं मिलता, जिन्हें स्किल नहीं मिलती। वे पैसे देते हैं और वे उन्हें एक डिग्री दे देते हैं, बाद में मार्केट में बच्चे 6,000 रुपए 7,000 की नौकरी ढूंढते हैं। क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? ऐसा कौन है हम में से जो इसमें काम नहीं कर सकता? मैं 1982 में रशा गया था। मुझे कम्युनिस्ट लोग बहुत नापसंद करते हैं,
मैंने वहाँ देखा एक स्कूल में जो व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा एकेडमिशियन BA बरानिको, हिंदी में बोलते थे, बहुत बड़ा नाम था। मैंने हर एक द टॉप मोस्ट एकेडमिक ऑफ दैट कंट्री यूज्ड टू गेट एसोसिएटेड विद द स्कूल और ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी वॉलंटरीली। हर रिटायर्ड आदमी किसी न किसी स्कूल से जुड़ता था। लेट अस डिसाइड टुडे, वी विल बी अवेकनर्स, वी विल बी कंट्रीब्यूटर्स। हम एजुकेशन में बच्चों में काम करेंगे, हम किसी कॉलेज से जुड़ जाएंगे, किसी प्राइमरी स्कूल से जुड़ जाएंगे, हम उन बच्चों के पास जाएंगे जिनके पास कापी कापी नहीं है, स्लेट नहीं है, आज भी नहीं है। मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूं, मिलेनियम सिटी की बात है, क्यों रहता हूं अलग बात है। वहां के स्कूलों की हालत वही है जो बहुत कहीं कोरापुट या खंडवा में होगी। अध्यापक नहीं है, कापियां नहीं है, बच्चों के पास नहीं है। जो लोग 200-250 रुपए का काम करते हैं, वे आकर कहते हैं सर मेरा इस स्कूल में एडमिशन प्राइवेट में हो जाएगा क्या? तब मैंने पता लगा कि ये लोग उन बच्चों को, अपने बच्चों को जो 250 रुपए 300 रुपए इस सरकारी स्कूल में नहीं ले जाता, जहां पर खाना मिलता है, मिड डे मील मिलता है, ड्रेस मिलती है, ये सब मिलता है, मगर वो अनपढ़ आदमी मुझे कहता है साहब ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। मेरे बच्चे 3 साल गया था, उसने कुछ सीखा नहीं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, मैं तो शिक्षा के क्षेत्र में रहा हूँ, मुझे यही दिखाई देता है। जब गांधी जी ने लिखा कि ये वी विल नॉट गेट हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ दीज 4 थिंग्स, एंड देन ही सेज द नेक्स्ट पैरा, ही सेज बट देयर इज अ रे ऑफ होप। If education reaches everybody, things will change. Things will evolve. India will grow. आज बड़े आश्चर्य की बात है, हमारी लिटरेसी रेट बढ़ गई है, हम बहुत पढ़ लिख गए हैं, लेकिन कोई बड़ा करप्शन, 2G का करप्शन बिना पढ़ा लिखा आदमी नहीं करता, बहुत पढ़ा लिखा आदमी करता है, जो सारा मॉडर्न एजुकेशन जानता है, जीवन की कॉम्प्लेक्सिटी जानता है, लोगों को खरीदना जानता है, नेटवर्किंग जानता है, हर प्रकार की चीज जानता है। ये कैसी शिक्षा हमने दे दी, कहां से कहां पहुंच गए। लास्ट पॉइंट ये है, मैं अक्सर एक कोट करता हूं, मैंने 1971 में एक चिट्ठी पढ़ी है, विच इज रिटन बाय ए सर्वाइवर ऑफ द कंसंट्रेशन कैंप, द पर्सन हु सर्वाइव्ड द कंसंट्रेशन कैंप्स ऑफ हिटलर। He writes, dear teacher, I have seen with my eyes what nobody should see. मैंने अपनी आंखों से वो देखा है जो किसी को देखना ना पड़े। मैंने ट्रेंड इंजीनियर्स को, पढ़े लिखे ट्रेंड इंजीनियर्स को गैस चैम्बर्स बनाते देखा है। मैंने डॉक्टर्स को बच्चों के जहर के इंजेक्शन बनाते देखा है। मैंने नर्सेस को छोटे बच्चों को मारते देखा है। मैंने पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स को बूढ़े लोगों पर गोली चलाते देखा है। Therefore, I am suspicious of education. Please make my child a human being. Let all of us decide today. बड़े बड़े विचार, आइडियाज, आइडियलिज्म की बात छोड़ दीजिए। ये तय करिए, हम में से हर एक संस्था से जुड़ेगा, कुछ बच्चों की मदद करेगा। मैं कर रहा हूं, अपनी तारीफ कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, आप भी करिए, इसका प्रभाव पड़ेगा। आप सबको धन्यवाद। Mr. Ramesh Verma, please. Yeah. 2 चीजें कहना चाहूंगा। पिछले करीब 10 साल से, करीब 30 साल उससे पहले आईटी में रहकर 10 साल से मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कुछ प्रभाव बन पाए। कई तरह के काम किए, एक काम कुछ अब ऐसा लग रहा है जिसमें कुछ उम्मीद नजर आ रही है। हमें जो बदलाव लाना है, उस बदलाव को हमें एग्जिस्टिंग सिस्टम को प्रॉपरली यूज करके लाना है। हम हर समय ये बात करते हैं कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये चेंज कर दें, वो चेंज कर दें। विद इन द एग्जिस्टिंग सिचुएशन हाउ कैन वी ब्रिंग अबाउट इंप्रूवमेंट्स, ये हमें अगर देखें तो शायद कुछ काम आसान हो। दूसरी चीज, we all recognize youth power is the only way how this country can change, and youth power is very interested in a change right now, but youth power does not have a direction how to change. तो जब तक हम उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग शायद कुछ साल और इस तरह बात करते रहेंगे, लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा।
तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी हम प्रोग्राम बनाएं वो यूथ के लिए सोच के बनाएं। तीसरी चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया कि अब तक जो हमारी स्कीम्स रही हैं वो टॉप डाउन अप्रोच की रही हैं। बड़े बड़े 50,000 और 70,000 करोड़ हर साल कई स्कीमों में खर्च किए जाते हैं, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है, जो प्लान किया जाता है वो सेंटर पे प्लान किया जाता है या स्टेट के हेड पे प्लान किया जाता है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन लोकल चाहिए वो एक मील से दूसरे मील में भी फर्क आता है। जब तक हम उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तब तक हमारी प्लान्स का इफेक्टिवनेस नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को करने के लिए हम ये सोचते हैं कि एक बॉटम अप अप्रोच की आवश्यकता है, और बॉटम अप अप्रोच में हमें वो जागृति लानी है कि जो बॉटम पे जो लोग हैं वो अपने एरिया की ओनरशिप ले सकें, वो अपने एरिया के इम्प्रूवमेंट के लिए एक अप्रोच ला सकें। तो उसके लिए करीब पिछले 6-7 महीने से हम लोगों ने ये सोचा कि जब तक हम एक ऐसा फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे जो कि सारे नेशन को बॉटम अप अप्रोच से इकट्ठा कर पाएगा, तब तक हम इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। आज बहुत सी स्कीम्स हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं। द प्रॉब्लम इज कि करीब 2 या 3% लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बट देयर इज नो फ्रेमवर्क हाउ टू टेक इट डाउन टू मेक द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। तो इस बारे में रिसेंटली हमने एक वर्कशॉप की थी, उसमें ऑब्जेक्टिव यही था कि यूथ जो है, वेयर इज द यूथ नेटवर्क जिसको हम एनर्जाइज कर सकें। उस यूथ नेटवर्क को हमने जब आइडेंटिफाई किया तो हमने ये देखा कि गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हैं और उसी प्रोग्राम में करीब 30 मिलियन यूथ जो हैं, जो कि वॉलंटरी लेवल पे अबाउट 250,000 विलेज यूथ क्लब्स में जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार स्कूल्स और कॉलेज में करीब 3 मिलियन यूथ जो है एनएसएस सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। सो वी आर नाउ वर्किंग आउट ए प्रोग्राम हाउ वी कैन एम्पावर ऑल दिस, फर्स्टली टू बी एबल टू नो कि हमारे यहाँ क्या किया जा सकता है। ऊपर से ना आए, हम खुद सोचें कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ क्या किया जा सकता है और क्यों नहीं हो रहा है। उसको जब वो आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर उसमें देखें कि उसको करने के लिए हमें मदद कहाँ से मिल सकती है। उस मदद को लाने के लिए हम कोशिश ये करें कि एक ऑलवेज डिपेंडेंट अप्रोच ना अडॉप्ट करें कि गवर्नमेंट ये करेगी और दूसरा सीएसआर ये करेगा और हमारे साथ वाले ये करेंगे। हम ये देखें कि एक सिस्टम ऐसा बनाया जाए जो कि एक सेल्फ इंसेंटिवाइज, सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम हो। क्योंकि अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, अगर आप एक्सेस बढ़ाते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइवलीहुड्स विल इंक्रीज। The opportunities for livelihood will create more consumption and more demand. So if we can attempt to put a framework together which can bring in producers, which can bring in service providers, which can bring in knowledge providers, and which can bring in the people who would be consumers of this, we will find that in a very short time it would bring effectiveness and it would empower people to say कि हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं, हम अपने गांव के लिए कुछ कर सकते हैं। हम ऊपर से ये सोचते हैं कि सारे कंट्री के लिए कुछ कर देंगे, इसलिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। एक अटेम्प्ट हम इसमें शुरू करने जा रहे हैं और कोशिश यही है कि एक इस प्रकार का एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बन जाए, जिससे करीब वी आर प्लानिंग अबाउट इन द नेक्स्ट 1 year वी विल हैव अबाउट 60 मिलियन यूथ एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट, और उनके एक फैसिलिटी दी जाए ताकि वो इंडिपेंडेंस रहते हुए भी एक ओवरऑल इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। ये हमारी कोशिश है एंड वी वुड वेलकम ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन दैट। थैंक यू सो मच। Now I would request our esteemed chairman, Mr. Kuldeep Nair, to make his closing remarks and provide us some of his insights. Thank you. Some of you who are young will travel to the moon. Man has today provided in such a way that you can travel to the moon, the highest achievement. At the same time, man has produced a bomb which can annihilate you in no time. So here is a person, man, individual, who has this power of going to the height, and this same person has the power to go to take the world down. My appeal to you is that how do we improve that man? Gandhi ji tried his best.
His appeal too was how to improve the man. But he couldn't succeed. Before him, Lenin came with his own kind of ideology. 17 years a revolution, and then it crumbled. The man did not improve. Because as long as there was force from behind, dictatorial, etc. So if that is the purpose, that how do you change the man, that ladies and gentlemen, that is the challenge. I think I'm not the person who can give you any advice, but I can share with you that how do you change the man? How do we improve? When I came from Pakistan, I am probably one of the very few persons who came from that side, traveled, yes, and on the road, and came to this man. So at that time, we had one independence, and one thing was with us, that look here, tomorrow's India we are going to build in such a way where man will not kill man. Man will not kill man just because he has a different religion, caste or creed. And this was our message before independence. So when I crossed into those borders, 13th September 1947, I said, yes, we shall do that. But see, pre-India, how many people have been killed in the name of religion, caste and creed. And till today, we are not really in any way bereft of these kind of things. We are not really distance ourselves from that kind of greed. Ladies and gentlemen, then how do we improve ourselves? This fight of man is from within also. Man has two the qualities. The same man has produced, we fought Ramayana, we fought Mahabharata, we killed each other, our relations, etc. But the same person, a person like Mahatma Gandhi, got at independence without firing a shot. So, India has today a road set. And road set is, should we go back to Mahatma Gandhi? That is the problem. Because he is the man who understood us. He is the man who guided us. So why don't we think of going back to him? And what was that? Some main thing. Ladies and gentlemen, understand, this is the main thing. That if you are going to achieve anything, your means are going to matter. If means are vitiated, ends are bound to be vitiated. If you are going to grab a thing, or if you are going to just go to a chair and just capture it, how did you do that? Did you use the force? Did you convince the people? Did you take the people along? That matters. How you do the thing. If to reach a destination you have to cross a river of blood, that destination is not worth having. Because you have blood. So, means are very important, ladies and gentlemen. That is what Gandhiji said. And one thing more, and that is that when you are asking that, look here, means are method, then your own character should really be reflecting so much that people say कि हाँ, ये इंसान उस तरह रहता है, ये सोचता है, ये करता है. If you are yourself are not the person whom you want you to be, just like Gandhiji said, that the change you want to be, you yourself be the change. I do hope that this country of mine, a country of mine who has come through 60, 70 years of a very hard
journey, we remember two things, and these are the two things I want you to remember, ladies and gentlemen. That we, when we partitioned, we in India, we had thought of different things. We knew that Pakistan was going to come and country was going to be partitioned on the base of religion. We said no. We shall opt for a system where religion will be private and it will not dominate. Secularism or pluralism, whatever maybe name you may give, but that is the most important in this country. A country of 1.2 billion with different people, with different standards of living. The second point of which I wanted to, and that is that we have decided in this country, our forefathers decided otherwise, that we are going to decide things through democracy, through प्रजातंत्र, लोगों को साथ लेके, ये नहीं कि ऊपर से डालेंगे, लोगों को साथ लेके. I have experience in this country, the emergency, and I saw how the people caved in, as if they had no belief, as if they had no courage, they have no determination, as if they didn't stand for anything. I think that was the watershed in my country. Those who did not speak out at that time should introspect. Why didn't they do it? And if tomorrow that time comes, will they again stand up and speak up? That's the important thing, ladies and gentlemen. Because according to me, when a man sees the truth being murdered and does not speak out, that is the day when he begins to die. I hope that my country, or my Bharat, or my India, whatever, will reach that pinnacle of glory, where people from outside will come and see how these people have progressed, staying within that. And all that I am trying to again say to, man is very important. How do you do that? And while doing so, most important, that means are very important. And we should not do anything. We should never be guilty of things where somebody would say, okay, look here, he was wrong in doing that. Let it be said, let it be understood. Whatever we are going to do, that will be through fair means, and we in the country will pursue democracy and secularism. Thank you very much. Third is a discussion of generalities which are just no good. I think we are wasting our time. That there is demeaning, disgraceful poverty in this country, we don't require lectures for it. That people don't have lavatories, there are no proper schools, there are no proper colleges, the education is in a bad shape. All this which I find in the opening page that I got and I read it here, all these problems exist. But I have one request to make to you, that please get at the core problem today, because we don't have much time left. If there is poverty, the major cause of the poverty is not bad economic policies, but is bad character. Corruption is the root of all the problems. And unfortunately, we have a ruling dispensation which is not by any chance committed to removing of corruption. They are the practitioners of corruption, and I have to appeal to you to forget generalities and come to specifics. Somebody said that it is a pity that dropouts are getting into parliament. But who is sending the dropouts there? The leaders of political parties who select these candidates are not dropouts by any chance. They are very clever people. Everybody talks of women being empowered. Women reservation bill. Nobody will pass it. Everybody, if you ask him in public, on a platform like this, he will tell you that we are in favor of reservation. Women must be empowered, and 1/3 of them must be women. But if you talk to them in private,
they will tell you that it will convert the parliament into, I don't want to use the word with the. So this is no sincerity at all. Now you talked of education and dropouts. It's true that there is bad education. There are dropouts, and the dropouts somehow make a success in our politics. But today I am not facing the problem of dropouts in general. Who are the corrupt persons in this country is to be identified. Don't deal with corruption in general, but please identify the practitioners of corruption. You are hearing of a scam almost every week. There's a new scam. You have heard of the latest scam now. The role of the media is the most despicable role in this country. The media is meant to educate the people of this country about their problems and about possible solutions. The media is mainly devoted to the task of seeing that the worst kind of scandals just get out of the front pages of the newspapers, and all that you get is something which is not worth considering. But the trouble is that we intellectuals only talk bravely about generalities. We will never descend to specifics about which you should be concerned. For God's sake, when you have a next meeting, call a meeting of the specific rascals that you have to deal with. This country is not a poor country. This country is a rich country. We have been made poor by the scoundrels whom we have put into power, who have stolen the people's wealth, stashed it in foreign countries. And ladies and gentlemen, I and a few good citizens of mine, I gave up my role in courts, I gave up my bands and collar and gown, and I went to the Supreme Court as a petitioner. The Supreme Court made an order after nearly a year and a half hearing that yes, there has been no investigation at all, that we have to have a completely new investigation team. That investigation team must be headed by 2 retired Supreme Court judges whose names were given by the Supreme Court itself. Ladies and gentlemen, that judgment of the Supreme Court, for which we should be proud of the Supreme Court for having delivered that judgment, has not yet been complied with. The Supreme Court has ordered that you have got names from the Germans, from the French, from the Swedes and the Swiss, and from other sources. Disclose the names forthwith to Mr. Jethmalani and his co-petitioners. This order of the Supreme Court is not followed. One thing is certain, that corruption has got to be fought. And whoever says that I am going to fight against corruption is my ally. And I am prepared to pool together all my moral, spiritual and economic resources behind that man and fight this war against corruption, because the corruption has got to be taken out somehow from this country. And you don't take out corruption as an idea, but you have to completely decimate the practitioners of those corruption, and they are identifiable, ladies and gentlemen. I am prepared to name them, and I am prepared to face the consequences of naming them in public. So ladies and gentlemen, please think of these things. This is not good enough. Something much more drastic is required, and that drastic will come when you descend into the common man's home, the common street of the country, sit like Swami Ramdev at Maidan and speak about the corruption and the corrupt. But I must tell you that it requires sacrifice. You will be harassed. Something will be found to implicate you in false cases. Swami Ramdev is being harassed. But Swami Ramdev has at least a friend like me who will give his life to defend Swami Ramdev, because Swami Ramdev is doing a great job for the country. And please become Swami Ramdevs, all of you, and see that this country becomes prosperous. I would request Professor Bhim Singh, who is the chairman of Jammu and Kashmir Panthers Party, to kindly make his submissions. स्वामी जी, सबसे पहले जो भी हम लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, थिंकर हैं, सिविल सर्विस में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, किसी भी राजनीतिक दल में हैं, हमें पूरे राष्ट्र का एक नक्शा जो है भूगोल
उसका ज्ञान होना बहुत लाजमी है। जब तक मुझे अपने भूगोल का पता नहीं होगा, जम्मू कश्मीर कहाँ है, लद्दाख कहाँ है, ये असम कहाँ है, नागालैंड कहाँ है, त्रिपुरा कहाँ है। इलेक्शन हो रही थी त्रिपुरा में, कई लोग नक्शे में मुझे आते थे, बड़े एक MP आए, कह रहे तुम्हारे नक्शे में त्रिपुरा नहीं दिखाई दे रहा है। और पूरे देश का नक्शा लगा था मेरे ऑफिस में। तो ऐसे हम लोग वैसे भी मौजूद हैं। एज ए पॉलिटिशियन वी आर द मोस्ट इग्नोरेंट पीपल। चाहे नागालैंड है, चाहे असम है, चाहे जम्मू कश्मीर लद्दाख है, चाहे गुजरात है, चाहे राजस्थान में है। एक एक्टिविस्ट को, सोशल एक्टिविस्ट को सबसे पहले देश के अंदर पूरा राष्ट्र पूरा अपना एक मैप रखकर ये देखना चाहिए कि ये समस्याएं क्या हैं। अगर कल ही हम मिल रहे हैं, हमारे मित्र हैं बहुत पुराने, मेरे ख्याल में इमरजेंसी के दिनों हमारी मुलाकात हुई थी। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं तो हैरान हूं कि मुझे बुलाया कैसे। बहुत सी सभाओं में, खासकर यहाँ राजनीति है, मुझे बुलाते नहीं हैं, क्योंकि मेरी दुआई कुनैन की तरह बड़ी कड़वी होती है। असर होता है, लेकिन पॉलिटिशियन उसे हजम नहीं कर सकते हैं। ये मेरा अपना तजर्बा रहा है। तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं, मैं सीधा आता हूं। करप्शन की बात एक मुद्दा। करप्शन इज नॉट एवरीथिंग, दिस इज वन ऑफ द नेशनल प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट? कितनी सभाओं में बात होती है कि हमारे लाखों नौजवान जो हैं, अब इनको काम नहीं मिल रहा है, बेकार हैं। ये भी एक नेशनल इशू है। क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिशियन में 136, there are 136 members of parliament who have been charge sheeted, right? Sitting MPs in Lok Sabha, 136. ये भी एक क्रिमिनलाइजेशन पर्टिकुलरली अमंग पॉलिटिशियन मुद्दा है। एक चीज जिसका मैं कुछ सुनता नहीं हुआ, हैव यू सीन चतुर्वेदी जी आपके राजस्थान में भी रहा ये ड्रग बैनिस। मैं बारामूला गया, जो कश्मीर का हिस्सा है, यहाँ शायद भारत को अपना हिस्सा भी नहीं मानते हैं। वहाँ जो पूरा इस्लामिक सिस्टम है, मुझे एक स्कूल मास्टर ने बताया 60% बच्चे यहाँ पॉलिश लेते हैं और डबल रोटी पॉलिश लगा के डबल रोटी खाते हैं। ड्रग, दिस इज इन जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब। मुझे सुना है आपने कभी पॉलिटिशियंस, जब कोई घटना हो जाती है, कोई यहाँ फसाद हो जाता है, कोई अगर यहाँ रेप हो जाता है किसी हमारी बेटी या बहन का, तो उस दिन ढोल पीटते हैं लेजिस्लेचर के अंदर, लोकसभा के अंदर, कानून सामने बन जाते हैं या बनाए जाते हैं। व्हाट अबाउट द नेशनल इश्यूज? प्लीज understand the national issue. Jammu Kashmir is a national issue. Why didn't you speak out? और कोकराझार जो है, मैं गया हूँ, मेरे साथ नसीर हामिद, हम सारे गए थे पूरी कैमरा टीम के साथ। कई लेख भी लिखे हैं मैंने। असम इशू, नॉर्थ ईस्ट का इशू जो है, दैट इज राष्ट्रीय मुद्दा है। आपने एक छोटी सी गला रखा हुआ है वहां घुसने के लिए। अगर आप कोई विदेश चाहे तो आपके चारों तरफ से रास्ते बंद हो सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट से भारत को 10 घंटे के अंदर कट ऑफ किया जा सकता है। आपने कभी सोचा है आपने? और फिर हमारे राष्ट्रीय नेता कहते हैं चाइना इज अवर फर्स्ट एनिमी, क्योंकि somebody, कोई मालिक मकान जो है बैठा हुआ है व्हाइट हाउस में, वो चाहता है कि हम कन्फ्रंट करें। जम्मू कश्मीर का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है। मेरा सिर्फ कहना यह है आपसे कि एक डिबेट रखिए, गोष्ठी रखिए कि उस दिन भाई राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं, और फिर पॉलिटिशियंस को बुलाइए। जब किसी भी आप USSR में ले लें, अमेरिका में ले लें, यूरोप में, आई ट्रेवल,
मैं पूरे विश्व में मोटरसाइकिल लेके 5 साल तक घूमता रहा. I have traveled the entire world on motorcycle for 5 years. I am the only person in the world जिसने सहारा डेजर्ट क्रॉस किया, मोरक्को स्तंतन से लेकर सेनेगल तक 2000 किलोमीटर विदाउट रोड डेजर्ट, हांडा 450 पे इन 20 डेज. वो कहते हैं भीम सिंह को इतनी पब्लिसिटी दोगे तो ये भी कहीं हमारे पास स्वामी रामदेव की तरह खतरनाक मत हो जाए. लेकिन आई एम नॉट अफ्रेड. आई नो द होल वर्ल्ड. Saddam Hussein was a personal friend of mine. Saddam Hussein offered me 7.3 million barrel vouchers. It's on the United Nations record. यहाँ कई कांग्रेस के लीडरों को निकाला गया. I said no. I was the only person in the world who said no. 7.3 million. मेरे सारे लोग नाराज होते हैं. मैंने कहा सड़क पे चलो, भीख मांग लो, इज्जत से रहो. I refuse. मैं ये कहता हूँ ये इशू क्या है, नेशनल इशू क्या है, इंटरनेशनल इशू क्या है. क्या बात है आज हमारी अरबों से दोस्ती क्यों कम हो रही है? हमारी विदेश नीति को क्या हो गया? मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं. हमने खुल के बात करनी है. ये पहले हम सॉर्ट आउट करें 1 2 3 4 5 ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं. 1 2 3 4 ये इंटरनेशनल मुद्दा. ये नॉन अलाइन कहाँ गई मूवमेंट? हमने दुनिया को नई दिशा, वी गेव द न्यू डायरेक्शन टू द वर्ल्ड. We brought China in. आज USSR अगर हमारे साथ नहीं होता तो हमारी 1 साल पे क्या हालत होती. I'm glad Putin has come back. And Putin is reviving the spirit of USSR. Don't forget. जिस दिन सीरिया फॉल हो जाएगा उसके बाद ईरान 1 महीने में, और उसके बाद बारी आएगी हिंदुस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान तो आगे ही सरेंडर कर चुका है. अफगान रेजिस्टेंस डजंट एग्जिस्ट. मैं वो बता रहा हूँ जो मैं जानता हूँ, पर्सनली आई नो, जो चीज़ें मेरे टिप पे हैं. इसलिए लेट्स सबसे पहले राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं. जब मुद्दे हम तय करते हैं फिर क्या मुश्किल है. फिर ये साइंटिस्ट जो हैं हमारे साथी हैं, कोई कंप्यूटर में माहिर है, कोई एग्रीकल्चर में माहिर है, कोई IIT में माहिर है, कोई टेक्नोलॉजी में. उनको बताइए भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने मिलियन लोग हैं, इनका क्या किया जाए. राजस्थान में कौन सा प्रोग्राम हो, कश्मीर में कौन सा हो, कोकराझार में कौन सा हो. वी कैन डू इट. बंगाल में क्या करना है. फिर बात चलेगी. मैं ये कहता हूँ लेट्स स्टार्ट. 60 साल नहीं चले. लेट्स फिर अगेन लेट्स ऑल वर्क आउट द नेशनल इश्यूज एंड देन आफ्टर वी डायग्नोज द इश्यूज then we go for surgery, for appropriate remedy, to seek solutions. And I'm grateful you called me. It's a great success. And well, I apologize. I took a long time in spite of my tour. Thank you once again. Thank you very much, Professor Bhim Singh, for your insights. Now we stick to the original program. I would request Swami Ramdev to kindly come and make his submissions. इश्यूज़ की बात की अभी प्रोफेसर भीमसेन जी ने. इश्यूज़ लगभग सभी को पता है, कुछ उसमें एडिशन हो सकता है, और सॉल्यूशन भी हम में से बहुत से लोग जानते हैं. हमारे खन्ना साहब एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, हमारे श्री राजपूत जी और तमाम अलग अलग लोगों ने एजुकेशन के बारे में बात की. एग्रीकल्चर के बारे में बहुत लोग जानते हैं, हमारे देवेंद्र जी बैठे हैं. हेल्थ के बारे में बहुत से हमारे पास सॉल्यूशंस हैं. ये बात आती है क्रियान्वयन की, और हमारे पास एक्शन प्लान क्या है. ज़्यादातर जो बौद्धिक लोग होते हैं वो कहते हैं हमारा काम है सोचने का. जो लोग एक्शन करने वाले हैं, खास करके एग्रीकल्चर में जो एक्शन करने वाला किसान है, वो कहता है मेरा काम है खेती करने का. जो बिजनेसमैन है वो कहते हैं हमें ठीक है, हम बिजनेस कर रहे हैं. इसमें कुछ मिसिंग है.
देश में 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक श्रम, बौद्धिक श्रम और शारीरिक श्रम। दूसरा उस देश की नीतियां, कानून, व्यवस्थाएं, सिस्टम। और तीसरा उस देश का संसाधन, जल, जंगल, जमीन, ह्यूमन रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, सब कुछ संसाधन में सब कुछ समाहित है। हमारे देश में श्रम शक्ति की कोई कमी नहीं है। शारीरिक श्रम, बौद्धिक प्रतिभा, इंटेलेक्चुअल पावर, जिसको हम बड़ा शब्द हिंदी में बोला जाता है ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति जिसके पास होती है वही विश्व की महाशक्ति बन जाता है, कम संसाधनों के होते हुए भी। जबकि भारत तो, जैसे कि प्रोफेसर भीमसेन जी भी कह रहे थे, समझ अपने देश की, करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर का अपना भारत, इसकी जमीन में करीब 20,000 प्रकार के भू संपदाएं, जिसकी मैंने करीब 7 जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ही वैश्विक आधार पर उनका आर्थिक मूल्यांकन किया तो 20,000 लाख करोड़ रुपए का होता है। बाकी तो अलग चीजें हैं। हमारे देश में जमीन की कमी नहीं है। एक अखंड भारत अलग हुआ करता था, अफगानिस्तान से लेकर के वर्मा म्यांमार तक, और इधर तिब्बत से लेकर के वर्मा इंडोनेशिया और जो है जावा, सुमित्रा, बाली, ये तो पहले वाली बात नहीं कर रहा हूँ, अब की। पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग होने के बाद भी आज भी हमारे पास जमीन बहुत है, संसाधन बहुत है, हमारे पास सब चीजें हैं और कभी कमी नहीं रही। बस कहीं ना कहीं जो है जो बीच की एक कड़ी है वो टूट रही है। और बहुत से लोग बात करते हैं, मैं देखता हूं कि व्यक्ति बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे आदरणीय श्री नैयर साहब ने उस बारे में बात की, बहुत जरूरी है। बहुत से लोग बात करते हैं व्यवस्था गड़बड़ है, सिस्टम फेलियर है, सिस्टम का पैरालिसिस हो चुका है, कुछ नहीं होगा इस देश में। कुछ नहीं हो सकता, बहुत देख लिया हमने, सब मूवमेंट्स भी हमने देख लिए, कुछ नहीं हो सकता। बहुत से लोग हैं इस स्थिति के भी, हम में से भी बहुत से लोग हैं जो एकदम जो है फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में है। बहुत से लोग आत्महत्या के लिए तैयार हैं। लेकिन एक है व्यक्ति, एक व्यवस्था। व्यक्ति कितना ही अच्छा हो, व्यक्ति गैलीलियो को अच्छा नहीं था क्या? उसको लोगों ने क्या किया उसके साथ? क्या व्यक्ति महर्षि दयानंद अच्छा नहीं था क्या? 17 बार जहर दे के मारा। क्या व्यक्ति बुद्ध अच्छा नहीं था क्या? उसको जहर दे करके मारा। क्या व्यक्ति गुरु गोविंद सिंह अच्छे नहीं था क्या? दोनों बच्चों को सामने दीवारों में चिनाया और पूरे परिवार को खत्म किया। क्या व्यक्ति अच्छे नहीं थे क्या? हमारे पूर्वज जिनके ऊपर इतनी क्रूरताएं और बर्बरताएं हुई। व्यक्ति एक पक्ष है समाज का, व्यवस्था दूसरा पक्ष है। व्यवस्था यदि अच्छी नहीं है, व्यक्ति कितना ही अच्छा हो, उसमें वर्क करने ही नहीं देंगे ना आपको। हर कदम पर जहां आपको रोक करके रखते हैं, आप काम नहीं कर सकते इस कंट्री के अंदर। भारत में काम करना दुनिया का सबसे बड़ा जो है बड़ी चुनौती है। टाटा कहते हैं कि एक हमें परमिशन लेने में 7 साल लग जाते हैं। हमें तो परमिशन मिलती ही नहीं है, बिना ही परमिशन के काम कर रहे हैं। टाटा को 7 साल लगेंगे तो बाबा को तो 70 साल लगेंगे, तब तक तो मैं मर जाऊंगा। तो मीन्स मैं दूसरी बात कह रहा था, ये बड़ी बड़ी चीजें हैं। खैर, व्यक्ति का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति अच्छा नहीं होगा, कितनी बढ़िया व्यवस्था बना लीजिए आप, क्या कुछ भी नहीं हो सकता उसमें। और व्यवस्था कितनी अच्छी, मैंने कहा व्यवस्था यदि खराब और व्यक्ति कितना ही अच्छा हो तब भी कुछ नहीं हो सकता। दोनों का समन्वय, समग्र विकास की सोच। अभी हमारे यहां बातें की जा रही हैं सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट की। समग्र विकास में मैंने देखा जो गरीब लोग हैं वो हम सब लोगों को जो ऐसे एयर कंडीशन हाउस में ऐसे डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे एक भाई ने कहा था, हिंदुस्तान के सब लोग जानते हैं, हमारे वो उधर बैठे हैं बत्रा जी, कि महात्मा गांधी ने कहा था देश के लोगों को सब पता है कि यहाँ समस्याएं क्या और समाधान क्या, उनके बीच में जाकर के पूछिए आप। हम लोग, मैं अगली बात कहता हूं इसमें थोड़ा सा, जो गरीब लोग हैं हम सब लोगों को बुद्धू समझते हैं, जो बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, और जो अमीर लोग हैं उनको बुद्धू समझते हैं। थोड़ा सा सबको सम्मान दे करके, जो न्याय की बात मैं कर रहा था, वो जो सारी चीजें, जो व्यवस्था परिवर्तन है वो इस न्याय पर आधारित होना चाहिए कि अन्यायपूर्ण समृद्धि तो हो रही है ना, एक आदमी के पास कई लाख करोड़ रुपए, तो अन्यायपूर्ण समृद्धि, अन्यायपूर्ण स्वामित्व, अन्यायपूर्ण वितरण,
अन्यायपूर्ण भागीदारी, अन्यायपूर्ण पूरी व्यवस्था हो गई, अन्यायपूर्ण विकास। राष्ट्र के बहुत से आयाम हैं, उन सब के बारे में आप सब ने अपने अपने विचार रखे हैं। और एक जनता की ताकत और एक सरकार की ताकत, 125 करोड़ लोगों की ताकत एक तरफ है और सरकार की ताकत एक तरफ है। दोनों में संतुलन जब तक नहीं होगा, और पारदर्शिता की बहुत बातें हुई। दायित्व हम लोग सोच लेते हैं, मेरा ये दायित्व है, मेरा ये दायित्व। दायित्व की कई श्रेणियां मैं मानता हूँ। हमारे पारिवारिक दायित्व, सामाजिक दायित्व, राष्ट्रीय दायित्व, हमारे व्यावसायिक दायित्व, अलग अलग दायित्वों की श्रेणियां। एक व्यक्ति एक से ज्यादा दायित्वों को निभाना चाहता है तो उसको गालियां दी जाती हैं, जैसे मुझ जैसा आदमी। मैं थोड़े से अपने दायित्वों को विस्तार देता हूं तो कहते हैं आप ये आप ही नहीं करेंगे। अरे भाई, ये तो मुझे परेशानी होनी चाहिए कि मैं यदि दोहरे दायित्व निभाता हूं तो इससे तो मैं अपने आप को कष्ट में डालता हूं। तो दायित्वों को लेकर के भी बहुत से जो है हमारे भीतर भ्रांतियां हैं। अंत में मैं इस बात पर आता हूं, आदरणीय जेठमलानी जी कह के गए कि हमारा देश गरीब नहीं है। सच में हमारे बहुत से लोग हैं जो अलग अलग तरह से सोचते हैं। मैंने ब्लैक मनी के ऊपर, करप्शन के ऊपर, देश के मुद्दों के ऊपर, जैसे अलग अलग तरह से बहुत सोचा, सिस्टम के ऊपर। अभी तक जो कुछ लूटा है वो मैंने प्रोफेसर कैल्डरों से लेकर के वांचो कमेटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड पॉलिसी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ग्लोबल फाइनेंस एंड ग्रीटी और टैक्स जस्टिस नेटवर्क, और फिर अलग अलग पूरे वर्ल्ड के बारे में स्टडी की। मैंने टॉप इकोनॉमिस्ट दुनिया के, उनसे मैं मिला तो सभी बोलते हैं ब्लैक मनी एंड करप्शन ये सबसे बड़ी दो समस्याएं हैं, और उससे सारी सत्ता, संपत्ति, व्यवस्था, शक्ति के ऊपर कुछ लोग बैठ गए हैं। अब चीजों का सॉल्यूशन क्या है? तो मैंने कहा दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक आध्यात्मिक सॉल्यूशन होता है, एक राजनीतिक सॉल्यूशन होता है। क्योंकि पूरा अब कंट्री जो है वो आध्यात्मिक शक्तियों से नहीं संचालित हो रहा है, वो राजनीतिक ताकत से संचालित हो रहा है। तो नीचे, ऊपर से नीचे, कुछ नीचे से ऊपर, दोनों तरफ का समन्वय होगा, तब हम एक अच्छा देश बना सकते हैं। मेरा 10 मिनट का समय था, 8 मिनट हो चुके हैं। आपकी अनुमति हो तो 2 मिनट बोल सकता हूं। तो बहुत से लोग कहते बाबा जी का एजेंडा क्या? अरे भाई, एजेंडा का, मेरा एजेंडा तो आज मैं रखना ही नहीं चाह रहा यहाँ कोई। मेरा क्या एजेंडा है भाई? देखो, मैं तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में प्राइमरी स्कूल में बिना फीस के पढ़ा हुआ। 6ठी क्लास में मैंने 2 रुपए फीस दी, उसके बाद में गुरुकुल में गया, और उसके बाद में मैंने वहां से वेद शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र पढ़ने के बाद अर्थशास्त्र और दुनिया को समझने की कोशिश किया। मैं एक बस अंतिम बात ये कहना चाहता हूं, मैं सोचता हूं कि देखो, दुनिया में मैंने सम्मान की पराकाष्ठा भी देखी है और अपमान की पराकाष्ठा भी। मुझसे लोग बोलते हैं बाबा जी आपका बहुत अपमान करते हैं कुछ लोग। मैंने कहा भाई, बुरे लोगों के द्वारा तुम मेरा सम्मान देखना चाहते हो तो मैं उसको अपना अपमान समझता हूं। यदि बुरे लोग मेरा सम्मान करें और उनसे तुम खुश हो तो ये तो मेरे लिए अपमान है, ये मेरे लिए सम्मान नहीं है। हम सम्मान, पैसा और प्रतिष्ठा, दो के पीछे दुनिया पड़ी हुई है भैया। हमने जो कुछ देश के लोगों ने हमें दिया, हमने एक इंस्टीट्यूट बनाया, आपको कभी मौका हो तो आप आके देखना, मुझे उसकी भी परवाह नहीं। तो मैं तो जमीन पर सोता हूं, कहीं मुश्किल हो जाए अपवाद रूप में 99% तो जमीन पर सोता हूं, तब कहीं बिस्तर पर भी सोना पड़ जाता है जहां नीचे सोने के लिए जगह। बिस्तर पर सोना मेरे के लिए कोई वो मेरा कोई फितून नहीं है, जमीन पर सोना वो एक नियम है। जमीन पर सोऊंगा तो जमीन वालों की याद रहे मुझे, और जमीन से जुड़ा रहा हूं। तो मैं तो एक बहुत साधारण से परिवार से आया, और दुनिया में सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, सब कुछ मुझे भगवान के विधान से जो मेरे सामने आता गया। अब मैं एक ऐसे मुकाम पर खड़ा हूं जब मुझे भगवान ने सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और बहुत तरह का और दूसरा जो भी सामर्थ्य वो दिया मुझे प्रभु ने। मैं चाहता हूं कि मैं अपने सामर्थ्य से देश के लिए कुछ अच्छा कर पाऊं। आप सब में से बहुत से ऐसे हैं जो मेरे लिए पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, कुछ मेरे हम सफ़र जवान हैं, क्योंकि मैं अभी बुढ़ा नहीं हुआ हूं, होना भी नहीं चाहता हूं जल्दी से। आप सबका आशीष रहा मेरे साथ, तो हम सब मिल करके देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैंने कहा एक्शन प्लान में कुछ चीज़ें व्यक्ति से जुड़ी होंगी, कुछ व्यवस्था से। इतनी बात कह करके आप सबको हृदय से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं।